हेलो बच्चों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 5.3 प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस, लास्ट जो 10 क्वेश्चंस बच गए हैं 11 से लेकर के 20 तक, वो आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी 5वीं प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी आज की क्लास में। 5.3 प्रश्नावली में बेसिकली दो चीजों के बारे में मेनली बात चल रही है, समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योग। मैं आपको हर क्लास में बताया ही हूं कि इसके फॉर्मूलेस क्या हैं, तो याद हो ही गए होंगे आप लोगों को कि nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये है an का। इधर फॉर्मूला आएगा समांतर श्रेणी के n पदों का योग मतलब Sn के दो फॉर्मूलेस बेसिकली हमने सीखे हैं। एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। मेन फॉर्मूला तो यही है। साथ में एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an। छोटा फॉर्मूला, पहला और आखिरी पद अगर पता है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे जल्दी आंसर आ जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले इस पे पूरा टिका हुआ है। 5.3 क्या पूरी की पूरी 5वीं प्रश्नावली इन तीन फॉर्मूलेस पे टिकी हुई है। तो बचे हुए क्वेश्चन सारे अपने हेल्पफुल रहेंगे अगर हमें तीन फॉर्मूलेस याद रहेंगे तो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है बच्चों, तो फटाफट से डाउनलोड कर लेना। सारे बुक के नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पूरी बुक के फॉर्मूलाज वगैरह, हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन, सब कुछ मतलब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही कैसे डाउनलोड करनी है या एप्लीकेशन पे कैसे फ्री टेस्ट देना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, उड़ान बैच 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ये लाइव बैच है। लाइव 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहां पर पढ़ाई जाती है। कौन कौन सी 5 सब्जेक्ट्स हैं? साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट्स पूरी की पूरी लाइव पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। और जो बच्चे एक्चुअल में 10th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। वो लोग जरूर से इस बैच को ज्वाइन करो। अभी बहुत कम फीस है इसकी, और इस बैच में अलग से क्लासेस होती हैं, प्राइवेटली क्लासेस होती हैं। बच्चों के पास पर्सनल अटेंशन जाता है टीचर का। तो ये बहुत ही कमाल का बैच है एक्चुअल में 10th के बच्चों के लिए। बोर्ड के लिए स्पेशली ध्यान देते हुए ये बैच बनाया हुआ है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है, ये आप 2 फोन नंबर्स हैं, इन पे कॉल करके पूरी तरीके से पता कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, फोन घुमाने में लगी क्या रहा है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, दोनों पे व्हाट्सएप चालू है। आप जो चाहो वो कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन 5.3 प्रश्नावली का ये कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है। n पदों का योगफल मतलब हमें Sn दे दिया। Sn क्या दिया हुआ है? 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है अपने को। इसका प्रथम पद क्या है ये दिया हुआ है। पूछा क्या क्या है हमारे को? प्रथम पद पूछा है, मतलब a का मान पूछा है एक तो, और क्या पूछा है? प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पदों का योगफल S2, वो भी पूछा है। और क्या क्या पूछा है? दूसरा पद क्या है? A2 भी पूछ लिया। और क्या क्या पूछा है? तीसरे, 10वें और nवें पद भी बताओ। तीसरा पद मतलब A3 भी पूछ लिया, 10वां पद मतलब A10 भी पूछ लिया, और nवां पद मतलब an भी पूछ लिया। इतने क्वेश्चन तो किसी में भी नहीं आए अभी तक। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें 6 चीजें पूछी हो। यहाँ 6 चीजें पूछी है उसने। एक का मतलब प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद, बहुत सारे पद पूछे हैं इसने। अनाप शनाप ही पूछा है एकदम। तो हालांकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है जो पूछे हैं उसने, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हालांकि मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो Sn अपने को दे रखा है। Sn जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्या ऑब्जर्व करना है कि n का मान यहां पर पहले 1 रखोगे आप। n का मान अगर आप 1 रखते हो तो S1 कितना आ जाएगा आपके पास? S1 आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। यहाँ S1 की वैल्यू 3 आ गई। और S1 ही a होता है, प्रथम पद होता है। S1 का मतलब क्या है? प्रथम 1 पदों का योगफल। S1 प्रथम 1 पदों का योगफल। प्रथम 1 पदों का क्या योगफल है? ही एक ही पद, तो उसका योगफल क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
तो प्रथम एक पदों का योगफल मतलब ये बेसिकली ए का मान ही है, तो अतः ए जो पूछा था उसने प्रथम पद वो हमारे पास 3 के बराबर हो गया। ये एक चीज समझ में आई अपने को। इसके बाद आप n का मान 2 रख दो ताकि s2 मिल जाए। n का मान 2 रख दोगे तो s2 मिल जाएगा। यहां से मिलेगा s2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 माइनस 4। 8 में से 4 चला गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास में। s2 का मान भी आ गया, दूसरी चीज भी आ गई हमारे पास में। अब आगे जो पद पूछे उसने, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, ये पद निकालने के लिए आपके पास d का मान होना जरूरी है। जब तक आपके पास d नहीं है, सार्व अंतर नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे के पद नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए आगे के पद निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले d निकाल लेंगे। d निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमारे पास s1 का मान है और s2 का मान है, दोनों के मान है अपने पास में। भाई s1 का मान है, s2 का मान है, s2 का मान 4 है। s2 का मान 4 होने का मतलब है, s2 होता है प्रथम दो पदों का योगफल, मतलब a1 प्लस a2 है ये बेसिकली। s2 4 है, इसका मतलब प्रथम दो पदों का योगफल, जिसका मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद, वो टोटल 4 के बराबर दे रखा है। जिसमें से पहला पद तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को। पहला पद क्या दिया हुआ है, पहला पद 3 के बराबर है, ये प्रश्न में दे रखा है, तो यहां 3 लिख लोगे आप। ये a2 हो गया, बराबर में 4 हो गया, और a2 का मान यहां से आ जाएगा 4 माइनस 3, दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू 1। दूसरा पद भी आ गया अपने पास में। दूसरा पद वैसे पूछा था उसने दूसरा पद, तो दूसरा पद भी आ गया। तीसरा पद अब निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। पहले डी निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को अगर आप माइनस करोगे तो डी का मान आ जाएगा बड़े आसानी से आपके पास में। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, डी मिलेगा, क्या दिक्कत है। तो वही करते हैं हम लोग। डी निकालना है तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 है 1, a1 है 3, प्रथम पद माइनस 2 आ गया। डी नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है आ सकता है डी कुछ भी। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डी का मान जब आ गया है तो अब आप तीसरा पद, 10वां पद या nवां पद निकाल सकते हो। कैसे, पहले nवां पद निकाल लेते हैं, उससे n का मान 3 रख के तीसरा पद आ जाएगा, n का मान 10 रखने पर 10वां पद आ जाएगा। तो an है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 3, ये n माइनस 1 अपनी जगह पर, d का मान माइनस का 2, ये आ गया। तो ये बन जाएगा 3, अंदर गुणा करें तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आ गया 5 माइनस 2n। ये हमारे पास an का मान आ गया। nवां पद भी आ गया। अब n का मान आप 3 रख दो, एक बार 10 रख दो, तीसरा और 10वां पद भी आ जाएगा। तो n का मान अगर 3 रखें तो यहां से a3 आ जाएगा हमारे पास में 5 माइनस 2 इंटू 3, जो कि है 5 माइनस 6 माइनस 1 बनेगा। और अगर आप n का मान 10 रख देते हो तो a10 कितना आ जाएगा, यहां पर 5 माइनस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 जो कि माइनस का 15 बन रहा है। ये हमारे पास सारे मान आ गए। बहुत सारी चीजें उसने पूछी थी। a का मान ये रहा, s2 का मान ये रहा, a2 का मान ये रहा, a3 का मान वो रहा, a10 का भी आ गया और an का भी आ गया। एक ही पेज पे सारे मान भी आ गए। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, दिखने में बोल रहा था पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, इतनी सारी चीजें पूछ ली, है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, है कुछ नहीं इसमें लेना देना। तो बड़े आसान प्रश्न है। आप बस ये ध्यान दो कि पूछा क्या है और क्या दिया हुआ है, सब कुछ एक साथ लिख लो। बस प्रॉपर लिख लोगे तो फिर उसके बाद आपको आगे का क्वेश्चन समझने में, जानने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कौन कौन से होंगे, वो भी प्रथम 40। 6 से विभाज्य मतलब 6 की टेबल में जो आ रहे हैं, 6 के पहाड़े में जो आते हैं वो 6 से विभाज्य हैं, उनका योग निकालना है। मतलब 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस, ऐसे बढ़ते 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 कितने पद हैं कुल, 40 पद हैं। ये कुल मिलाकर के 40 पद हैं ये। बस अब आपको श्रेणी तो मिली गई है। श्रेणी मिलने के बाद में आप a का मान देख पा रहे हो, यहां पर प्रथम पद 6 है,
सार्व अंतर d का मान वही 12 में से 6 गया तो 6 ही आ जाएगा। दोनों के मान 6 ही मिल गए हैं और n का मान और दिख रहा है आपको 40 पद है, n बराबर 40 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? योग। योग मतलब Sn, तो Sn का सूत्र लगेगा पहले तो, जो कि होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने नॉर्मल वाला सूत्र लगा दिया इसका। अब आप S40 n का मान 40 रखोगे, ये हो गया 40 बटे 2, एक का मान रखोगे 6 तो 6 गुणा 2 हो जाएगा ये, और प्लस में n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1 और d का मान वही 6 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास 20, 6 दूना 12 हो गया, प्लस में 39 इंटू में 6 हो जाएगा और 20। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको 6 से गुणा कर लो बस। 39 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 40 को 6 से करेंगे, 6 चौका 24, 240 में से कम कर लो 6, 234, 234। ठीक है, अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये 20 इंटू 246 हो जाएगा। 246 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 4 दूनी 8 और एक 9, 2 दूना 4 और एक 0, 4920 इसका टोटल आ रहा है फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। छोटा सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है उसने? भाई 6 से विभाज्य कौन होगा या 6 का गुणज कौन होगा। 6 का गुणज बोले, 6 से विभाज्य बोले, एक ही बात है। 6 के पहाड़े में जो आ रहा है वो लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करना होता है यहाँ पर सब कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ रहे हैं। इसका 13th नंबर क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 13वां भी और 14वां भी आगे इसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं सेम पैटर्न के। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज आ गए, मैंने अभी अभी बताया था आपको, गुणज बोले या विभाज्य बोले उससे विभाज्य है, दोनों एक ही बातें हैं। तो 8 के गुणज मतलब 8 का पहाड़ा लगाना पड़ेगा। 8 का पहाड़ा कितने पद बोले हैं इसने? प्रथम 15 गुणजों का योग। इसका मतलब पहले 8 से शुरू करोगे, 8 प्लस 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 से लेकर के जाते जाते 15 पद हम यहां पर लिखने वाले हैं। कुल मिला के 15 पद आएंगे, है ना। मान 15 नहीं है, कुल 15 है पद। तो ए का मान यहां से साफ साफ नजर आ रहा है आपको, 8 आ रहा है। डी का मान आपको नजर आ जाएगा, बाद वाले में से आप पहले वाले को माइनस कर लोगे, वो भी 8 ही आ रहा है। और एन का मान 15 यहां पर दिख ही रहा है अपने को। अब आप एस एन का सूत्र लगाओगे, एस एन का सूत्र होता है एन बटे 2 और ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2d। यहां मान रखेंगे, एन का मान है हमारे पास 15/2 हो जाएगा। ये 2 गुणा 8 प्लस एन का मान ये 15 है ही अपने पास, 15 माइनस 1 और डी का मान है हमारे पास 8 के बराबर। ये हमारे पास हो गया। तो ये बनेगा 15/2 और 8 दूना 16 हो गया, प्लस में 14 गुणा 8 हो गया। ठीक है, कितना बनेगा ये? 15/2 तो एज इट इज चल ही रहा है। आप चाहो तो 2 से 1 काट ही लो, जल्दी हो जाएगा वैसे, या एक साथ काट लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करना है, ये होता है 8 चौक 32, 112 आएगा, 112। ठीक है, दोनों का टोटल कर लो, 16 और 112 का टोटल कर लोगे, 2 से कट जाएगा नीचे वो, ये आता है अपने पास 1 और 2 और 8, 128 कटेगा अगर, तो एक 64 बन रहा है। 64 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60 का 6, जीरो हासिल का 6, 15 छिक्की 90 और 6 96, 960 इसका फाइनल आंसर आ रहा है अपना। ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा और आसान सा प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। तो 960 इसका आंसर आएगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से किया है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी लगभग इसी तरह का है, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न का है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम कौन कौन सी होंगी? विषम होगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे बढ़ते 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 लास्ट आएगी 49। अब यहाँ विषम पद आप देखोगे कितने हैं ये टोटल। वैसे तो टोटल समझ में आ रहा है अपने को कि कितने हैं, ये टोटल 25 हैं, क्योंकि 50 तक सम 25 होंगे, विषम 25 होंगे। हालांकि इसने 0 से शुरू किया है, लेकिन अपने 0 काम का भी नहीं है, तो टोटल ये 25 हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई संख्याएं आ जाएं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि टोटल कितने हैं ये लोग, अभी तो समझ में आ रहा है कि एन का मान 25 है, लेकिन अगर ना समझ में आए तो फिर क्या करना है उस केस में? उस केस में इसको आप an ले लो, ये आप an ले लो, इसको
ए एन बराबर 49 कर दो। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, वो 49 के इक्वल करोगे। ए का मान यहां से आपको साफ सुथरा नजर आ रहा है 1, और डी का मान भी साफ सुथरा 3 में से एक गया तो 2 नजर आ रहा है। ये दोनों मान उठा करके आप यहां रख दोगे तो ये 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 2, और उससे आपको एन का मान पता चल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बड़े से लंबे से चौड़े से इस तरह के हों जिसमें आप काउंटिंग नहीं पता कर सकते कि कितने हैं, तो फिर उस केस में इसको एन लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे एन निकल जाता है इजीली, और फिर एस एन तो निकल ही जाएगा। तो यहां से आप 1 को उधर लेके जाओगे माइनस में, 1 उधर माइनस में जाएगा तो ये हो गया एन माइनस 1, या गुणा कर लो अंदर, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, 2 को गुणा कर लो अंदर, ये हो गया 2n माइनस 2 इक्वल में 49, ये हो गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, माइनस 1 इधर जाकर के प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 50 हो गया, और 50 को वही 2 से भाग लगाओगे 25 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा इजीली, है ना। तो आप ये कर देना, ये एग्जाम में करने लायक ही है। और ये करने के बाद आप शुरू करोगे एस एन का सूत्र लगाना। एस एन लगाओगे आप, एस एन है n अपॉन 2, a प्लस ए एन लगाओ, क्योंकि अंतिम पद प्रारंभिक पद दोनों पता है, तो ये लगाओ ना, जल्दी आंसर आएगा इससे, छोटा है ये। n का मतलब वही 25/2 हो गया, a का मतलब 1 है, और a n का मतलब ये रहा 49 49, तो ये हो गया 25/2, ये हो गया 50, अगर इसको काटें तो ये 25 ही आता है, और 25 को जब 25 से गुणा कर दोगे तो 625 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आया इसका 625। तो 3 क्वेश्चन लगातार इसी पैटर्न के लगभग थे, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, एसएन का सूत्र लगा करके आंसर लाने थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, और नई नई वेराइटीज आप लोगों को मिलेगी। 15th नंबर क्वेश्चन है, बड़ा सा लिखा है, बड़ा सा है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन सब लंबे लंबे से मिलेंगे आपको, लेकिन उन क्वेश्चंस में दम नहीं है, इतना छोटे छोटे हैं वो क्वेश्चंस, तो पढ़ना ध्यान से है, क्या दिया हुआ है वो समझ लेना है बस, और क्या निकालना है ये समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, एक्चुअल में करने में बहुत छोटे हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगा, आधा बोर्ड ही बचा हुआ है, इसमें खत्म हो जाएगा ये, देखना। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखो क्या हिसाब किताब है कि कोई ठेके पे काम दिया हुआ है, कोई घर बनाने का ठेका है, कोई ऑफिस बनाने का ठेका है, कुछ भी, मतलब ठेके पे काम दे रखा है, काम खत्म बोल दिया उसने ठेकेदार ने, इतनी तारीख तक मैं काम खत्म कर दूंगा, नहीं करूं तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा देना। पेनल्टी कितनी? एक दिन लेट करने का, पहला दिन लेट हुआ तो 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए देने पड़ेंगे, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे जितने दिन लेट होते जाएंगे उतने दिन उसको पैसे देते जाने पड़ेंगे। पहले दिन के 200 रुपए, एक दिन लेट हुआ तो दूसरे दिन 250 जमा कराओ, तीसरे दिन 300 रुपए जमा कराओ, चौथे दिन 350 जमा कराओ, ऐसे 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे पर डे का। यही कह रहा है ना ये, वापस देख लो इसको। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले जुर्माने से 50 रुपए अधिक देना पड़ेगा उसको। तो भाई 30 दिन तक वो लेट किया है तो बहुत जुर्माना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो देखो, तो पहले दिन 200 रुपए देना पड़ा, दूसरे दिन 250 देना पड़ा, तीसरे दिन 300 रुपए देने पड़े, चौथे दिन वही 350 देना पड़ेगा। ऐसे ही बढ़ते 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 कितने पद हैं ये? कुल 30 पद हैं, क्योंकि 30 दिनों तक वो लेट किया है काम को। अब यहां से आप साफ साफ नजर मारोगे तो 200 दिख जाएगा ए का मान तो, और डी का मान आपको 250 माइनस 200 ये 50 के बराबर दिख जाएगा, और एन भी यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि 30 के बराबर है एन का मान। आप एस एन का सूत्र लगा दो, एस एन है हमारे पास n/2, और वही सेम फॉर्मूला जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 2a + n - 1 इंटू डी। एन का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ 30, तो एस 30 की वैल्यू आ जाएगी 30/2, 2 इंटू ए का मतलब है 200, n - 1 मतलब 30 - 1,
और डी का मतलब है अपने पास में 50। ये अपन कैलकुलेट कर लें तो ये 30/2 आ रहा है। 30/2 तो 15 कर लो भले यार, ये तो काट के 15 लिख लो, और 200 दूना 2, 400 ये हो गया, और प्लस में 29 गुना 50, 29 इंटू 50 कर लो, 29 इंटू 50 कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि 15 को गुणा करना है 400 प्लस ये कितना आ रहा है, ये काउंट कर लो आप। 29 को 50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 1450, 1450। 1450 को 400 से गुणा करेंगे, पहले जोड़ेंगे, सॉरी 400 इसमें जोड़ोगे तो 1850 हो जाएगा, और 1850 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15 5 75 का 5 हासिल की 7, 15 8 120, और 7 127, बचा 12, 15 और 12 27 ही आ गया। 27,750 रुपये, इतना तो उसको जुर्माना देना पड़ जाएगा लेट काम करने का। इसलिए काम लेट नहीं करना चाहिए, टाइम पे काम करना चाहिए, इससे सीख मिलती है अपने को। ठीक है, तो आसान था प्रश्न, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। आधा पेज भी नहीं लगा बेसिकली, इतना सा लगा है, इतना तो खाली छूट गया बेचारा पेज ही सोच रहा होगा क्या क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है आंसर से, है ना। तो ये 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपने। 5 क्वेश्चन तो हो गए, 5 और बचे हैं। आधा पड़ाव अपन ने पार कर लिया है, आधा और बचा हुआ है। तो 16वें नंबर पे आ रहे हैं, फटाफट से देखो। 16th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो टोटल 7 पुरस्कार हैं, टोटल 7 हैं प्राइज मनी। पहले नंबर पे आने वाले को कितना मिलेगा नहीं बताया, ए मान लो। दूसरे नंबर पे आने वाले को कितने मिलेगा, A-20, 20 रुपए कम मिलेंगे। तीसरे वाले को और 20 रुपए कम मिलेंगे। इसने बोला है भाई जाहिर सी बात है ना, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा उसको सबसे ज्यादा मिलेंगे, उसके बाद वाले को उससे कम, उसके बाद वाले को उससे कम, उसके बाद वाले को उससे कम मिलते हैं। ऐसे ही यही होता है प्राइज में, तो सबसे पहले वाले को सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो इसने यही बोला है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, ये 7 पद हैं ये कुल मिलाकर के, और इसका जो टोटल है वो 700 रुपए आ रहा है। ये कुल मिलाकर के 700 रुपए आ रहा है ये टोटल। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को ए निकालना है, इतना ही बोला है बस, और कुछ नहीं है। अब यहां से एक चीज तो ए तो ए ही है, प्रथम पद तो निकालना है, वो तो पता नहीं है अपने को। वैसे भी डी का मान जरूर आप निकाल सकते हो। बाद वाले पद में से, बाद वाला पद ये रहा, उसमें से पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, A-20 माइनस ए से ए कट गया और आंसर आ गया -20। डी का मान नेगेटिव आ रहा है -20, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान यहां पर दिख रहा है अपने को, n बराबर 7 है, और ये तो SN है ही हमारे पास में, है ना। तो SN इनका योग, SN का सूत्र लगाओ आप। SN का सूत्र होता है n/2 और वही 2a + n - 1 इंटू डी। S7 होगा बेसिकली, n का मान 7 रख रहे हैं हम लोग, तो ये 7/2, 2a, a का मान तो है नहीं अपने पास, a की जगह a ही रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह आप जरूर रखेंगे 7, और d की जगह -20। ये साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस का, वहां बहुत गड़बड़ होती है। S7 की वैल्यू 700 आप यहां पर लिख देंगे। 700 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस में 6 इंटू -20। 7 से ये कट जाएगा 100 बार, और 2 को आप इधर गुणा में लेके आओगे तो 100 गुणा 2, 200 तो ये हो गया, बराबर में 2a ये आ रहा है, और माइनस का बनेगा ये बेसिकली 120 माइनस का आ जाएगा। अब इस माइनस के 120 को इस तरफ ले आओगे तो प्लस का बन जाएगा ये। मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर देता हूं इसको ताकि और स्पेस मिल जाए अपने को। अब ये -120 इस तरफ आ गया तो 200 + 120 बन जाएगा, और इक्वल में 2a चल रहा है ये, तो ये बन रहा है हमारे पास 200 + 120 320 हो जाएगा। 320 ये हो गया, इक्वल में 2a है ही, तो a का मान आ जाएगा आपके पास 320/2, मतलब 160 रुपए। सबसे फर्स्ट वाले को 160 रुपए का इनाम दिया जाएगा, बाद वालों को 20-20 रुपए कम दिए जाएंगे। तो क्या क्या मिलेंगे इनाम, पहले वाले को 160 मिल गया, 20 कम करो 140 मिलेगा, फिर 20 कम करो 120,
फिर से 20 कम 100, फिर मिलेगा 80, फिर 60, फिर 40। हो गए क्या 7 लोग? 7 लोग हो गए। ये इनाम की राशियां हैं जो उनको मिलने वाली हैं। फाइनल आंसर ये है। उसने ये तो पूछा था ना, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें पुरस्कार के मान ये हैं। सबका टोटल आप करके देख लो, 700 के बराबर आ जाएगा। तो आसान था प्रश्न, ज्यादा मुश्किल था नहीं ये वाला भी। बस अपने को ये पहली लाइन समझनी थी कि ये लाइन कैसे लिखी गई है। ठीक है, फर्स्ट लाइन अगर आपको समझ में आती है तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, इजी है क्वेश्चन, काफी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 16th के बाद हम लोग नंबर ले रहे हैं 17th का। ये भी लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम फर्जी क्वेश्चन है ये। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत ही बढ़िया विचार है, पेड़ लगाना ही चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, अच्छा सॉरी, कक्षा एक का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो बच्चों, ये बात है, फर्स्ट से लेकर 12th तक का स्कूल है ये। पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चे पेड़ लगाने वाले हैं। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। भाई क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सेक्शन बना देते हैं ना। अगर मान लो 10वीं कक्षा में बच्चे ही 150 हैं तो 50-50 बच्चों के 3 सेक्शन बना दिए। तो ऐसे सेक्शन बना रखे हैं, फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक सबके सेक्शन बना रखे हैं। तो 3-3 सेक्शन सबके बनाए हुए हैं, इसमें यह बोला गया है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि फर्स्ट क्लास का जो सेक्शन है, एक सेक्शन, फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। सेकंड क्लास का एक सेक्शन एक अनुभाग मतलब 2 पेड़ लगाएगा। थर्ड क्लास का 3 लगाएगा। चौथी क्लास का 4 पेड़ लगाएगा, है ना। तो कुल पेड़ कितने लगेंगे? फर्स्ट क्लास से 1 पेड़ आया, सेकंड क्लास से 2 आए, थर्ड क्लास से 3 आए, चौथी क्लास से 4, पांचवी से 5, छठी से 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वीं क्लास का एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। लेकिन सबके सेक्शंस 3-3 हैं तो सीधा गुणा किससे होगा? 3 से। ये हमारा SN है डायरेक्ट। समझ पा रहे हो बात को? हमें ये निकालना है, ये सब गुणा होगा किससे? 3 से, क्योंकि फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है। एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है तो 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे ना। सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 2 पेड़ लगा रहा है तो 3 दूनी 6 पेड़ हो जाएंगे ना टोटल सेकंड क्लास के हिसाब से। ऐसे करना है क्वेश्चन को। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि SN का सूत्र लगा दो यहाँ पर, ये SN का सूत्र लग जाएगा यहाँ। तो ये SN ही है हमारे पास में, जो कि आएगा 3 गुणा, 3 को तो बाहर रहने दो, ये अपने पास में समांतर श्रेणी बन गई। ये हो जाएगा n/2, 2a, 2a भी क्यों लगाते हो? a + an लगा दो ना, जल्दी आंसर आएगा। a + an, पहला और आखिरी दोनों पता है अपने को। तो यहाँ मान रखेंगे तो 3 गुणा n का मतलब 12 है, क्योंकि 12 पद है ये कुल, 12/2। a मतलब पहला 1 और ये 12। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये है ही कुछ नहीं इसमें। ये है 3 गुणा 6 गुणा 13, बस इतना। 13 × 6 = 78, 78, और 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, तो कितना आ जाएगा? 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 7 या 21 और 2 23, 234 पेड़ कुल मिलाकर के लगाए जाएंगे। ये हिसाब किताब आया, पूरी स्कूल के द्वारा 234 पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत हो गए 234 पेड़, कम नहीं होते हैं। पूरा हरा भरा हो जाएगा स्कूल एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन बहुत छोटा था, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इतने लंबे चौड़े लिखे रहते हैं ना, वो एक्चुअली वैसे बहुत छोटे होते हैं। देख के नहीं डरना है। लंबे चौड़े लिखे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर आएगा, पता नहीं पढ़ने में ही जोर आएगा। पढ़ो ही मत, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तो लास्ट में देखेंगे। लास्ट में क्या देखोगे इसको? वैसे ही इतना छोटा सा है, तो 1 मिनट का क्वेश्चन था ये। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 18th नंबर पे आते हैं। अब लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं ये भी डायग्राम से रिलेटेड है। डायग्राम दे रखा है इनमें आपको, है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ईजी है, आराम से आ जाएंगे आपको। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है 18th वाला। ये कह रहा है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर
अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने 13 अर्धवृत्त हैं, इनसे बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। ये इस तरह का नहीं होता, इसको सर्पिल बोलते हैं। ये यूं चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ऐसे कुल कितने चलाने हैं ये दिया भी है क्वेश्चन में। कुल कितने चलाने हैं? ये 13 अर्धवृत्त चलाने हैं। अर्धवृत्त का मतलब एक अर्धवृत्त हो गया यहां से लेकर के यहां तक, दूसरा होगा यहां से लेकर के यहां तक, तीसरा होगा यहां से लेकर के यहां तक, चौथा अर्धवृत्त ये, पांचवा ये, ऐसे कुल मिलाकर के 13 अर्धवृत्त हैं। और अगर 13 अर्धवृत्त हैं तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि आपको निकालना है इसकी लंबाई, है ना। 13 अर्धवृत्त हैं, उसकी लंबाई निकालनी है। तो भैया अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है ये पता होना चाहिए आपको। ये अर्धवृत्त है पहला वाला, तो इसकी परिधि पता होनी चाहिए। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो हमारे पास होती है पाई गुणा आर, क्योंकि पूरे वाले की 2πr होती है, तो उसका आधा कर दिया हमने, πr हो गई। आप इसको प्रॉपर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि भैया अर्धवृत्त के लिए 2πr को 2 से भाग लगाया तो अर्धवृत्त की परिधि होती है πr। ठीक है। अब ऐसे टोटल 13 अर्धवृत्त हैं और उन सब की त्रिज्याएं भी अलग अलग है, क्योंकि पहला वाला अर्धवृत्त देखो छोटा है, उसका अगला वाला बड़ा है, उसका अगला वाला और बड़ा है, तो सबकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। सबकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। पहले वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, उसके आगे वाले की 1 सेंटीमीटर, उसके आगे वाले की 1.5, मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को। अब इसके हिसाब से आगे बढ़ना है अपने को। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हटाता हूं और फिर अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन को ढंग से कि लिखना क्या है एग्जाम में। ये तो रफ डायग्राम था, ये बनाना ही नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम, तो क्यों बनाना है फालतू। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो अर्धवृत्त की परिधि हमने लिख ली है, तो आप लिखोगे कि 13 अर्धवृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः माना, ऐसा माना कर लो, माना 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3 से लेकर के R13 तक है। मान लेते हैं ऐसा, है ना। 13 त्रिज्याएं माननी पड़ेंगी क्योंकि हमें लंबाई निकालनी है। तो आप लिखोगे क्या? सर्पिल, सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई कितनी आएगी? सर्पिल की कुल लंबाई देखो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास पहला वाला πr1, दूसरा वाला πr2, तीसरा वाला πr3। भाई पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई πr, दूसरे वाले की भी πr, तीसरे वाले की भी πr, चौथे वाले की πr। तो r की जगह r1, r2, r3, क्योंकि सबकी त्रिज्याएं अलग अलग है। वही हम कर रहे हैं यहाँ पर πr4, बढ़ते बढ़ते लास्ट में πr13, 13 है क्योंकि कुल। आप पाई कॉमन ले लो यहाँ से, बचेगा क्या अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, बढ़ते बढ़ते लास्ट में 13 बार तक चलेंगे अपन। मान रखोगे पाई का मान 22/7 है, वैसे उसने बोला है रखने को, या लास्ट में रख लेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पाई ही रहने दो। R1 का मान है 0.5, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस, ऐसे बढ़ते 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 कुल मिला करके बना रखा है। ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ सूत्र लगा दो, अब आप Sn का सूत्र लगा दो, n/2 और 2a + n - 1 × d होता ही है। यहाँ मान रखेंगे तो ये बन जाएगा पाई, पाई मतलब वही 22/7, n का मान 13 है तो 13/2, 2a का मान हो जाएगा 2 × a का मतलब 0.5 है यहाँ पे, और प्लस में n - 1 मतलब 13 - 1, और d का मान हो जाएगा, 1 में से 0.5 माइनस करो, देखो a का मान हो जाएगा 0.5 और d का मान हो जाएगा 1 - 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 0.5 हो गया यहाँ पर। देखो आगे,
2 से ये कटा 11 बार और 0.5 गुणा 2, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बची है और कुछ बचा नहीं है वैसे भी, और जगह थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ, जगह और बच जाएगी अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ तो ये 0.5 को 2 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, 13 में से 1 गया तो 12, 12 को और 0.5 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बनेगा 11/7, तो चल ही रहा है, गुणा 13 गुणा 7 बचेगा, ये 1 + 6 7, 7 से 7 पे कट गया, बचेगा कितना, ये बनेगा 143, इतना सेंटीमीटर फाइनल आंसर आ रहा है अपने पास में, 143 सेंटीमीटर। ये कुल सर्पिल की लंबाई हो जाएगी अगर 13 अर्धवृत्त आ रहे हैं इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं था, हमने केवल अर्धवृत्त सर्पिल की कुल लंबाई के लिए वही अर्धवृत्त की परिधि का इस्तेमाल लिया है, इसका इस्तेमाल लिया है, मेन ये कॉन्सेप्ट था और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं यूज लिया है इसमें। तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको कि किस तरह से हमने इसमें आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, ये है ओवरऑल तरीका। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब 18th के बाद नंबर ले रहे हैं 19th का, सब में ही डायग्राम दे रखे हैं, तो 19th में भी डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। क्या बोला है इसने, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। ये लट्ठे मतलब ये एक तरीके से ये है पेड़ को काट दिया पूरी तरीके से, गोल गोल पेड़ है और उसको पूरे तरीके से काट दिया, वैसे लट्ठे हैं ये। तो वैसे नीचे जमा रखे हैं कितने, नीचे वाली लाइन में कुल कितने लट्ठे जमा रखे हैं, इस वाली लाइन में जमा रखे हैं कुल 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली लाइन में जमा रखे हैं कुल कितने 19 लट्ठे, उससे ऊपर वाली में कितने 18 लट्ठे, इस तरह से जमा रखे हैं। और कुल मिलाकर के ये हैं कितने, ये कुल अपने को दे रखे हैं 200 लट्ठे। तो पहले वाली लाइन में है 20, दूसरी वाली में है 19, तीसरी वाली में 18, फिर उसके बाद 17, ऐसे चलते जा रहे हैं। ये अपने को बताना है कितने पद हैं, ये कुल n पद हैं, ये जो मिला करके कितने हो रहे हैं 200 के बराबर हो रहे हैं। कुल मिलाकर के इन सब का टोटल कितना है 200 के बराबर है। ये पहले वाले में 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 18 है, मतलब 18 है फिर 17 है 15 है, जो भी है मतलब लाइन से चल रहा है। a का मान आप यहां पर समझ पा रहे हो 20 के बराबर है। d का मान आप नोटिस करो तो 19 में से 20 जाएगा तो -1 आएगा, d का मान नेगेटिव है। अब आप यहां पर Sn निकाल लो, Sn होगा n/2 और वही 2a + n - 1 × d, n/2 2a + n - 1 × d। Sn की वैल्यू दे रखी है 200, सबका टोटल 200 है, n निकालना है, अभी निकल जाएगा यहां से। a का मान यहां पर 20 है तो 2 × 20 और n - 1 × d का मान -1 है। अब यहां वैल्यूज रखते हैं, इस 2 को तो आप इधर ले आओगे, ये तो हो जाएगा 400, बराबर में n चल ही रहा है, 20 दूना 40 हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में करते हैं और उधर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर पेज तो चेंज करके करना ही है, फिर कोशिश करते हैं इसी पेज पे आ जाए पूरा तो बहुत अच्छा। 400 यहाँ पर है, 400 = ये 40 + 1 41 हो जाएगा, 41 - n और ये बन जाएगा 400 बराबर 41n - n²। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले लो, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो, ये होगा 400 माइनस का 41n प्लस का n² इक्वल में 0। इसको सीधा करके लिखें तो ये बनेगा n² - 41n प्लस का 400 = 0। मैंने इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, बस इतना ही किया है। n में एक द्विघात समीकरण बन रहा है, इस द्विघात समीकरण को हल करके n का मान निकालो और उससे पता चल जाएगा कि कितनी ऊपर तक जा रहा है। और फिर जो आखिरी पद है जो लास्ट में आ रहा है वो अपने को बताना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे थे, आखिरी पद बताना है इसका मतलब कि सबसे ऊपरी वाले में, सबसे नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर वाले 19, लास्ट वाले में n पद जो भी मिले an आंसर आ जाएगा। 400 लाना है भाई, गुणा करने पर 400 आना चाहिए। क्या बनाए ऐसा कि गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने या घटाने पर 41 बन जाए।
आप अगर इसको डायरेक्ट समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप द्विघातीय सूत्र लगा सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हो, जो चौथे चैप्टर में अपन ने सीखा है। बाकी 25 को 16 से गुणा करते हैं तो 400 के बराबर आ जाता है, और 25 और 16 मिलकर के 41 भी बनता है। तो 25 और 16 इसके गुणनखंड हो रहे हैं। अगर गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि गुणनखंड क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या है, एकदम से नहीं क्लियर होता है, तो फिर उस केस में आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, द्विघातीय सूत्र -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का √/2a वाला लगा दो, उससे आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल गुणनखंड कर रहा हूं इसके, n स्क्वायर -25n और माइनस का 16n और प्लस में 400, -25 और -16 मिलके माइनस का 41 हो गया, और -25 और -16 मिलकर के प्लस का 400 हो जाएगा गुणा में। तो इस तरह से ये बनाया हुआ है। शुरू के 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, और लास्ट के 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। तो यहां बनेगा n कॉमन आ रहा है ऊपर, तो ये n-25 है, और इन दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है माइनस का, ये भी n-25 ही बनेगा। आप करके देख लो, क्योंकि 25 और ये 16 का गुणा ही तो 400 होता है, उस हिसाब से यहाँ से आप बस n-25 यहाँ पर दोनों में सेम दिख रहा है, और ये n-16 आ रहा है, और बराबर में 0 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। अभी इसमें कुछ और भी करना है अपने को, क्योंकि n के 2 मान आ गए, 2 तो मान आ ही नहीं सकते। n बराबर 25 भी आ रहा है, और n बराबर 16 भी आ रहा है। n बराबर 25 आ रहा है, n बराबर 16 आ रहा है। दो या तो 25 ही होंगी ऊपर लाइनें, या फिर 16 ही होंगी, दोनों कैसे हो सकती है? तो ये अभी पता चलेगा कैसे हो सकती है, या क्या आंसर आएगा इससे, वो अभी देखते हैं अपन। तो हम लोग ये कर रहे हैं यहाँ पर कि nवां पद निकाल लेते हैं। यहाँ से nवां पद कितना आ रहा है, यहाँ से nवां पद कितना आ रहा है। an चाहिए ना, वैसे भी अपने को अंतिम पद तो चाहिए ही अपने को, लास्ट वाला पद तो वैसे भी चाहिए अपने को। तो nवां पद हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर कि कितना आएगा, देख लेते हैं एक बार। तो n का मान 25 है, तो nवां पद देखो, 2 केस हैं, केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। ये कह रहा है कि n का मान 25 है, और ये कह रहा है कि n का मान 16 है। ठीक है, n का मान 25 ले लेंगे, कोई बात नहीं। a का मान और d का मान तो क्लियर है ना, a 20 है, d -1 है। ये लिख लो यहाँ पर आप, तो a का मान वही 20 और d का मान -1, ये तो क्लियर ही है। वही a का मान 20 और d का मान -1। देखते हैं क्या बनता है। an का सूत्र लगाओ यहाँ, an होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो a 25 आ जाएगा, 20 प्लस 25 -1 इंटू में d का मतलब -1 है। तो ये आ गया 20 प्लस 24 गुणा -1, मतलब 20 माइनस 24 बराबर माइनस का 4 लट्ठे, मतलब 4 लकड़ी के वो जो गोले गोले टुकड़े होते हैं वो, -4 थोड़ी हो सकते हैं यार। 20 से कम करते जाओगे 25वां पद कैसे होगा, पहले ही खत्म हो जाएंगे। एक एक कम तो वैसे ही हो रहे हैं, सोच के देखो तो 20 से ज्यादा तो n का मान आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, फिर 18 17 लास्ट में 0 हो जाएंगे। उसके बाद कैसे जाएंगे, 25 तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक तो कि n का मान 25 नहीं होगा, 16 आएगा, ये असंभव है। माइनस में 4 आ ही नहीं सकते, असंभव है। ये देखते हैं n का मान 16 लेकर के इससे क्या बनता है। तो यहां से भी सेम वही an का सूत्र लगेगा, जो कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a का मान वही 20 है, n का मान भी रख दो 16, और ये n मतलब 16 माइनस 1 और d का मान -1 है। ये बन गया 20 प्लस में 15 गुणा -1, तो 20 माइनस 15 प्लस का 5 आ गया। तो अंतिम वाले में 5 लट्ठे हैं, लास्ट वाले में हो सकते हैं 5 तो हो ही सकते हैं अंतिम वाले में। ये है हिसाब किताब, ठीक है। तो टोटल 16 पंक्तियां इस तरह की बनी हुई हैं, और लास्ट वाले में 5 बच गए, तो कुल मिलाकर के 200 हो जाएंगे उस केस में। अच्छा क्वेश्चन बस ये था कि n के 2 मान है तो कौन सा लेवें, ये समझने के लिए अच्छा था। बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किए हैं जिसमें n का मान निकाला है अपन ने द्विघात सूत्र को हल करके, मतलब द्विघात समीकरण को हल करके n का मान निकाला है। कई क्वेश्चन किए हैं इस तरह के, तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा विशेष नहीं था। हाँ लेकिन ठीक है, अभी तो जो क्वेश्चन आ रहे थे पीछे वाले उनसे तो बेटर ही था। एक आखिरी प्रश्न और बचा है, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ही पूरे 1 पेज का है, सॉल्यूशन 1 पेज का भी नहीं है। सॉल्यूशन छोटा है, क्वेश्चन बड़ा ही है। इसने बोला एक आलू दौड़ में
आलू दौड़ क्या होती है, अभी गेम समझ में आएगा आपको पढ़ने में। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखो क्या हिसाब किताब है, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। यहां एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पहला आलू, यहाँ दूसरा आलू, यहाँ तीसरा आलू, यहाँ चौथा आलू, ये है 5वां आलू, ये है 6ठा आलू, ये है 7वां आलू, 8वां आलू, 9वां आलू, 10वां आलू, 10 आलू रखे हुए हैं। एक लड़की है जो गेम खेल रही है, गेम शुरू कर रही है। वो यहाँ से शुरू करेगी वो गेम, मतलब आलू बाल्टी के ऊपर नहीं है ऑब्वियसली, बाल्टी के बगल में खड़ी है वो, और यहाँ से शुरू करेगी। वो पहले पहला आलू उठाएगी, यहाँ से गई, यहाँ से जाएगी, पहला आलू उठाएगी, वापस आएगी, इसमें रखेगी, फिर वापस यहाँ से जाएगी, दूसरा आलू उठाएगी, फिर यहाँ पर रख देगी, फिर यहाँ पर आएगी, तीसरा आलू उठाएगी, फिर यहाँ पर रख देगी। इस तरह से चल रहा है मतलब। तो अब एक बार पढ़ते हैं, ऐसे 10 आलू उसको यहाँ पर डालने हैं। कितनी दूरी उसने तय करी ये निकालना है क्वेश्चन में। जैसे पहला आलू उठाने के लिए 5 मीटर इधर गई, फिर 5 मीटर वापस आई। दूसरा आलू उठाने के लिए 5 और 3 8 मीटर इधर और 8 मीटर ही वापस गई। तीसरा आलू उठाने के लिए 8 और 3 11 मीटर इधर और 11 ही वापस गई। तो कहने का मतलब कुल कितनी दूरी चली ये बताना है अपने को। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा हुआ है। सबको 3-3 मीटर रखा है, बाकी को पहले वाले को 5 मीटर रखा है आलू को बस। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी ये अपने को बताना है। कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी भाई, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन वैसे। पहला आलू उठाने के लिए कितनी दौड़नी पड़ी ध्यान से समझो, 5 इधर वापस से 5 10। दूसरा आलू उठाने के लिए 5 और 3 8 8 आने का 8 वापस जाने का 16 मीटर की दूरी। तीसरे आलू के लिए 5 और 3 8 और 3 11 तो आगे 11 वापस पीछे 22। ऐसे बढ़ते 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 कुल कितने पद आ जाएंगे 10 पद, क्योंकि आलू कितने हैं 10 हैं। इसका टोटल करना है। इतना छोटा क्वेश्चन है, यहीं पर कर दूं मैं चाहूं तो इसको, तो है ही कुछ नहीं इसमें, लेकिन मैं अगले पेज पे कर देता हूं इसको शांति से। तो कुल जो आएगा ये आएगा 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस कुल मिलाकर के हमारे पास 10 पद हैं। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ए का मान अपने पास में 10 है, डी का मान अपने पास 16 में से 10 गया तो 6 है, और एन का मान अपने पास ये 10 है। तो एस एन का सूत्र अब कोई मुश्किल है नहीं है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा करके आप आराम से निकाल सकते हो। और ये बनेगा Sn इज इक्वल टू Sn क्या है, tan कर दो सीधा, Stan इज इक्वल टू tan/2, 2a का मतलब हो गया 2 इंटू tan प्लस में n का मतलब वही tan-1 और d का मतलब है 6 के बराबर। ये हमारे पास बन गया। सबसे पहले तो 10/2 आप काटना चाहो तो काट दो, बाकी रहने दो, भले आगे काट लेंगे इसको। 10 दूना 20 ये हो गया, और ये 9 6 54 सीधा लिख देता हूँ 54 आ रहा है ये हो गया 10/2 और ये 74 बन गया। 74 को 2 से काट लो, ज़्यादा बढ़िया है। ये बनेगा 2 3 6 2 7 14 37। 10 से गुणा करना बड़ा आसान है, 370 आंसर आ जाएगा। 370 मीटर की दूरी उसको चलनी पड़ी। एक प्रतियोगी को इतने मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी इसमें। सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा था, देख सकते हो आप। क्वेश्चन कितना बड़ा था दिखने में, अनाप शनाप ही लिखा हुआ है, यहाँ भी फिर डायग्राम भी दे रखा है, सब कुछ ही दे दिया इसने, तो बचा ही गया है। तो बड़े आसान प्रश्न होते हैं जो इतने लंबे चौड़े से होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारी 5.3 प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है बच्चों। आप पूरी प्रश्नावली अच्छे से कर सकते हो, एक एक उदाहरण एक एक प्रश्न अपन ने डिटेल में किया है, किसी को नहीं छोड़ा है, आसान हो भले मुश्किल प्रश्न हो। तो ये सारी प्रश्नावली आप लोग एक बार अब ढंग से करो घर पे, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप
10th क्लास के लिए, 10th बोर्ड के बच्चों के लिए केवल स्पेशली, मैंने पहले भी बताया, 10th बोर्ड के लिए लाइव बैच, उड़ान बैच चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव क्लासेस होती हैं उड़ान बैच में, लाइव क्लासेस होती हैं, वो भी 5 सब्जेक्ट्स की। तो ये आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप एक्चुअल में 10th क्लास में सीरियस हो अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। तो ये इस नंबर पे कॉल करके आप पूरा पता कर सकते हो कि कैसे आप उड़ान बैच में ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो तो। नहीं भी करना चाहते हो तो एक बार फ़ोन करके पता तो करो क्या क्या है उस बैच में। 80786965888 पर कॉल करोगे तो आपको उड़ान बैच के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस पूरे लेक्चर की जो PDF है या जितने भी लेक्चर्स अपन ने किए हैं या पूरी 10वीं क्लास के सारे नोट्स हैं वो कहाँ जाएंगे उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कैसे ज्वाइन होना है, क्या प्रोसेस है उसका, डाउट्स आपके कैसे व्हाट्सएप पर सॉल्व कर सकते हैं या किए जाते हैं, इसकी भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।